और सबसे बड़ी बात यह है कि महिला आरक्षण बिल, जो नारी शक्ति अधिनियम, बीजेपी के शासनकाल में नई संसद में जो पहला सत्र, स्पेशल सत्र आया, उसमें पारित किया गया। इतने साल, 75 साल हो गए अमृतकाल देश की आज़ादी के, हम 75वें साल में जी रहे हैं, और आधी आबादी का जो योगदान है राजनीति में, उसको हम एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हैं। जबकि हम, इस देश ने बहुत अच्छी, कांग्रेस के ही शासन में इंदिरा गांधी जी रही हैं, बहुत अच्छी महिला नेत्रियां दी हैं, और जो समाज से जुड़ के काम कर रही हैं। और एक महिला के नाते मैं समझती हूँ कि महिला अपने आप में मल्टीटास्कर होती है। वो जिस प्रकार से प्रोफेशन को भी देखती है, उसी प्रोफिशिएंसी से अपना घर भी देखती है, डोमेस्टिक लाइफ भी लीड करती है। तो और उनकी बुद्धिमत्ता हम देख रहे हैं कि कैसे खेलकूद के मैदान से लेकर अंतरिक्ष तक हमारी महिला साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया है। और अभी हाल ही में 26 जनवरी में आपने देखा कि कैसे जल, थल, नभ तीनों को ही महिला शक्ति बल उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। तो आज कहीं ना कहीं महिला जागरण का भी एक कर रहा है। भाजपा सरकार ने माइक्रो से लेकर मैक्रो लेवल तक महिलाओं को एड्रेस किया है, चाहे उन्हें स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से शौचालय देना हो, चाहे उनको उज्ज्वला योजना के माध्यम से सिलेंडर देना हो, चाहे हर नल से जल की व्यवस्था करके जो महिलाएं घंटों घंटों घड़ा लेके पानी भरने में आधा दिन व्यतीत कर देती थी, उनके घर में नलों से जल आ रहा है, चाहे महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा के साथ जोड़ना हो, या महिलाओं के साथ स्किल डेवलपमेंट का काम, या उनको आवास देना, या उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आज मैं भी यहाँ बैठी हूँ, जो सुरक्षा भी महिलाओं को मिली है। सुरक्षा की बात होती है, सुरक्षा ना केवल महिला सुरक्षा तंत्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं, आर्मी में, डिफेंस में, वहीं ज़मीनी स्तर पे भी महिलाएं मजबूत हो रही हैं। और देखिए, सबसे बड़ी, अगर किसी भी तंत्र को मजबूत होना है, उसका आधार एक ही है, उसका आधार है शिक्षा। जब तक शिक्षा बल नहीं होगा, किसी भी, चाहे वो युवा हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, तब तक वो सशक्तिकरण की ओर नहीं अग्रसर हो सकता। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से महिलाओं को रोजगार दिया गया है, महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से उनके लिए विकास के नए द्वार खोले गए हैं। आप ये बताइए, एक तरफ वो है ममता बनर्जी, ममता बनर्जी पहले तो मोदी के विरोध में गठबंधन में शामिल होती हैं, प्रधानमंत्री उम्मीदवार का चेहरा बनना चाहती हैं गठबंधन का, एक तरफ मोदी जी से मिलकर के आती हैं। तो क्या लगता है आपको, मतलब आप महिला होने के नाते कैसे देखती हैं इन चेहरों? देखिए, मैं बंगाल गई हुई हूँ और मैं सच बता रही हूँ, ऐसा लगता है कि 25 साल पुराना भारत होगा। बंगाल का विकास, एक प्रकार से वहाँ जंगल राज की स्थिति है। पंचायत चुनाव में भी आप देखिए किस प्रकार से हत्याएं होती हैं, महिलाओं को शोषण होता है, शेख शाह जैसे लोगों को किस प्रकार से संरक्षण देके, और बॉलीवुड मूवीज़ में भी इतना नहीं दिखाया जाता कि कैसे वो मतलब महिलाओं को चुनते हैं, उनके घर के लोगों को मारने की धमकी दी जाती है, उनको रात भर उनके साथ रेप करते हैं, अत्याचार करते हैं, और फोर्सफुली उनसे गंदे काम कराना और महिलाओं का शोषण करना। तो एक महिला नेत्री होने के नाते ये तो मैं भी सोचती हूँ कि किस कठोर दिल की ममता जी बनी हुई हैं कि केवल एक मुस्लिम वोट के तुष्टीकरण को साधने के लिए वो ऐसे अत्याचारियों को भी संरक्षण देती हैं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज़ नहीं उठाती हैं। ये बहुत निंदनीय बात है। देखिए, महिलाएं उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, हर महिला भारत की आन बान शान है। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्टिव होकर कि राजस्थान के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, संदेश खाली के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, मणिपुर के लिए बोलते हैं, लेकिन मणिपुर के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब संसद में एड्रेस किया, या अमित शाह, क्योंकि गृह मंत्रालय का विषय है, अमित शाह ने उसको एड्रेस किया, कुकी और मैती समाज में जो वहाँ पे चल रहा था, अपने आप में जो इंटरनल फाइट चल रही थी, उसको उन्होंने एड्रेस किया। तो उस पर कोई नहीं बोला, लेकिन वॉकआउट कर गए सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। महिलाओं के ऊपर भी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। क्यों राजस्थान के लिए नहीं बोले, जो सबसे ज़्यादा महिलाओं के अत्याचार का प्रदेश बना रहा जब तक इनका शासन रहा? और यही कारण है राजस्थानी की पृष्ठभूमि हारे हैं। और आज संदेश खाली के लिए कोई नहीं बोलता। आज महिला हूँ, लड़ सकती हूँ, कहाँ है प्रियंका गांधी जी? क्यों नहीं बोल रही हैं? क्यों राहुल गांधी जी देश से बाहर हैं? आए देखें ना, उन महिलाओं की पीड़ा समझें। आप जातिवाद करते हैं, लेकिन आदिवासी
समाज की और पिछड़े जातियों की महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए आप कब खड़े होंगे? मतलब एक तरफ मोदी जी देश को प्रोग्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, विकास के साथ आगे लेके जा रहे हैं, G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, रक्षा तंत्र में, इकोनॉमी में या ज़मीनी स्तर पे लाभार्थी देना, मैंने कहा ना माइक्रो से लेके मैक्रो लेवल तक एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स चल रही है। तो ये रेट्रोग्रेशन पॉलिटिक्स है, ये पिछड़े की तरफ, ये जाति की बात करने लग गए हैं। अरे आप जो वंचित हैं, जो अत्याचार जिनके साथ हो रहा है, जिनके साथ शोषण हो रहा है, उनके लिए खड़े हो। कोई भी जाति हो उसको आप जाति से क्यों बांटते हो? इसलिए जो है क्वालिटी और वर्क और उसको एड्रेस करना मेरे ख्याल से कांग्रेस नहीं कर पा रही है। और बार बार वो चाहे जितनी यात्रा कर लें लेकिन उनकी यात्राएं वोट्स में कन्वर्ट इसलिए नहीं हो पा रही हैं। ले ही दिया है कांग्रेस की यात्रा का। लोग तो ये कहते हैं राहुल गांधी 10 दिन यहाँ घूमते हैं, 20 दिन विदेश में चले जाते हैं आराम करने। तो क्या लग रहा है बार बार आराम करने क्यों जाना पड़ता है उन्हें विदेश में? देखिए, यही सोचने की बात है कि कांग्रेस और विपक्ष केवल एक ही परिवार की परिक्रमा लगाता रहता है। आज इतनी बार रीलॉन्च के बाद भी राहुल गांधी अपना अमेठी नहीं संभाल पाए। आज मैंने वायनाड का आपको दिया कि इस प्रकार से अत्याचार वहाँ के हिंदुओं के ऊपर हो रहा है। अगर आप में एक इंसान होंगे वो अच्छे, आप मान लीजिए आज यहाँ पे दिल्ली में भी कई लोगों की टिकटें कटी हैं क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स में परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर वो गुण नहीं है। और लेकिन क्योंकि एक परिवारवाद को वो रिप्रेजेंट करते हैं, एक परिवार को रिप्रेजेंट करते हैं, तो चाहे आज 55 साल के वो युवा ही बने हुए हैं, बार बार रीलॉन्च होते जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे अगर वो ये बोलते हैं कि स्टोव जो है कोयले से जलता है, जो बेसिक उनको जो नॉलेज नहीं है, और उसके लिए मैं उनको इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि ज़मीनी स्तर से जुड़े नहीं हुए। मोदी जी जुड़े हुए हैं तो वो अल्पसंख्यकों के लिए भी काम कर रहे हैं, वो मुस्लिम समाज के लिए भी काम कर रहे हैं, वो जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए भी काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वंदे भारत ट्रेन्स हों, चाहे एयरपोर्ट्स हों, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, GE की, एंड नाउ इवन इंटरनेशनल आप देखिए, हम GE के साथ हम इंजन्स शेयर कर रहे हैं, हम ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की तरफ आगे कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया को दुनिया कॉपी कर रहा है। एक समय था जब हम दूसरों से टेक्नोलॉजी लेते थे, आज हमारी टेक्नोलॉजी लोग ले रहे हैं। डिजिटल इंडिया के माध्यम से UPI और ये इन्हीं के नेता थे जो सदन में बोलते थे कि भैया क्या गांव में कोई इस्तेमाल ऑनलाइन पेमेंट, एक सब्जी वाली महिला क्या कार्ड मशीन लेके बैठेगी, लेकिन आज वही अपना वो जो तोलने वाला पात्र है उसको ऊपर करती है, नीचे स्कैनर दिखाती है और स्कैन करती है और आखिरी गाँव तक पेटीएम में कोई भी UPI के माध्यम से आप मनी की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। सबसे बड़ी बात ट्रांसपेरेंसी हो गई है। जो जनधन योजना के माध्यम डायरेक्ट अकाउंट बेनिफिट्स हैं, इनके समय में 100 रुपये चलते थे, 15 रुपये लाभार्थी को पहुंचते थे। आज 100 के 100 रुपये इमीडिएटली विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। आयुष्मान कार्ड, मतलब एन नंबर ऑफ सिचुएशन जो पॉलिसीज़ हैं उससे पूरा देश लाभार्थी है। आधे देश जहाँ पे जंग से लड़ रहे हैं या जिनकी अर्थव्यवस्था चिरमराई हुई है, आज भारत एक छोटा सा देश होने के बाद भी ना केवल टेक्नोलॉजी और महिला, उसके साथ जो सांस्कृतिक चेतना है जी होते हुए आप सुरक्षा की बात कर रही हैं। बेंगलोर के कैफे में बम ब्लास्ट हो जाता है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार होती है। अब लोग फिर से कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस की सरकार है, बम ब्लास्ट हो गया। अगर 2024 में कांग्रेस जीतती है और भारत देश उनके हाथ में आता है तो फिर से वही ब्लास्ट शुरू हो जाएंगे। आपको लगता है ऐसा कि भाई कांग्रेस राज में सुरक्षित नहीं रहेंगी महिलाएं, या सुरक्षित नहीं रहेगा देश, या बम ब्लास्ट फिर से होने लगेंगे? निश्चित रूप से महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं है। बीजेपी को लाना देश की सुरक्षा की बात है, क्योंकि ये आपने देखना है कि आपके एक वोट के बटन दबाने से दिवाली हिंदुस्तान में बनेगी या चाइना या पाकिस्तान में बनेगी। तो ये सोचने की आवश्यकता है। भाजपा के आने के बाद पाकिस्तान आटे को मोहताज हो गया, क्योंकि उससे पहले वो देश में बम ब्लास्ट करके, आज एक टाइम था जब अजमल के साहब के अपने अटैक किया तो मनमोहन सिंह जी ओबामा जी से परमिशन मांगते थे कि वोट बैंक का तुष्टीकरण हो। लेकिन आज दूसरा टाइम है, अगर पुलवामा का अटैक हुआ तो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से बिना किसी कैजुअलिटी के उनके घर में जाके उनको मार कर आए हैं। ये नया भारत है, पहली गोली दागता नहीं है और दूसरी के बाद गिनती करता नहीं है। अभिनंदन को रातों रात उनको वापस करना पड़ा, मतलब पाकिस्तान की हवा ढीली हो गई कि अभिनंदन
अभिनंदन को नहीं देंगे तो 1 मिनट में मोदी का पाकिस्तान को नक्शे से हटा देगा। तो ये डर ज़रूरी है हमारे जितने भी ISI के जो एजेंट्स हैं या CIA के एजेंट्स हैं। अब चाइना से इनके साथ इन्होंने MOU साइन किया, किस आधार पर साइन किया? या जॉर्ज सोरोस से फंडिंग आ रही है। आप इस चीज़ को समझिए कि जो भारत विरोधी ताकतों के साथ ये कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेकता रहा, और जहाँ कहाँ हम यहाँ CP में खड़ा होना दुर्लभ था इनके शासन में। हम घर से निकलते हुए डरते थे कि जिंदा पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, भरी मार्केट में कहाँ बम न ब्लास्ट ना हो जाए। तो जहाँ चाहे फिर नकली नोटों के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को चिरमराया गया। तो ओवरऑल आप देखो तो मोदी जी का जीतना देश के साथ साथ देश के सुरक्षा के लिए भी उतना, क्योंकि ये लोग तो भारत की सुरक्षा के लिए एक तरीके से नाइटमेयर रहे हैं। इन्होंने इनके रहते केवल एक रशिया आपके साथ था, लेकिन आज विपरीत स्थिति है। आज पूरा विश्व आपके साथ है और जो आपका दुश्मन भी है वो भी कांपा हुआ है कि मोदी ना आ जाए। जीत की बात आप बार बार कर रहे हैं, विपक्ष बार बार कहता है भैया एक बार EVM हटा दीजिए, बैलेट पेपर से चुनाव करवा दीजिए, देख लेंगे मोदी जी कितना जीतते हैं। EVM अगर EVM है कि बोलते हैं तो कर्नाटक में भी मोदी जी को आना चाहिए था, हिमाचल में भी उनको आना चाहिए था, तेलंगाना में भी आना चाहिए था। और देखिए आप कौन से युग को देश को लेके जा रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। 150 करोड़ की आपकी आबादी में आप बैलेट पेपर से अगर वोटिंग की बात करते हैं तो कितना नेचुरल रिसोर्सेज को आप स्पॉइल कर रहे हैं, किस प्रकार से बूथ कैप्चरिंग होती थी, किस प्रकार से आप उस समय मतलब आतंकवादी स्थितियाँ होती थी, लोगों को मारा जाता था। अगर आज भारत एक शांति काल से गुजर रहे हैं तो आप पुनः उसको जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा ना, जहाँ मोदी जी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं ये रेट्रोग्रेटिव पॉलिटिक्स की तरफ जाते जा रहे हैं, केवल अपनी परिवार को स्टैब्लिश करने के लिए या तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को, ताकि पुनः, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचार जीवी हैं, इनको राष्ट्रवाद से कुछ लेना देना है नहीं। अगर होते तो आज संदेश खाली के लिए बोलते, अगर होते आज कांग्रेस जो एक टाइम समय पे 400 के प्लस थी आज 44 से और 52 पे आ गई है। आज जहां अखिलेश ने इनको कोसा कि ये चिरकुट पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है, उसके बाद भी आज अखिलेश के आप अधीन हैं कि वो आपको टिकट देंगे तो आप लड़े। केजरीवाल के भी तो अधीन है दिल्ली। केजरीवाल के जो आपको गालियां देते थे, जो बोलते थे कि शीला दीक्षित जी को जेल में भेजेंगे या सोनिया जी को भर भर के गालियां देते थे, आज उन्हीं जो केजरीवाल आपके ऊपर आपको कुचल के ऊपर आए, आज आप उन्हीं के नीचे लग गए हैं, तो उन्हीं के अधीन आप हो चुके हैं। तो ये सोचने की बात है कि कांग्रेस कितनी मॉरल्स और कितनी नीचे गिर चुकी है कि उसका अस्तित्व आज खत्म हो चुका है, कहीं ना कहीं दूसरों के अधीन है, वो रीजनल पार्टीज के अधीन अगर वो आ गई है तो। और उन लोगों का भी वो साथ में साथ दे रही है जिन्होंने उनका अपमान किया। और यार आप हिमाचल में देखिए ना, मेजॉरिटी के होने के बाद भी उनके घर में कलेश है। तो जो इंटरनल इनकी क्राइसिस है ना उसको संभाल पा रही है, ना पॉलिटिक्स को, ना चुनाव को मैनेज कर पा रही है। जितना जितना राहुल जी यात्रा कर रहे हैं उतनी उतनी इनकी वोट की मात्रा काम नहीं आएगी 2024। कहाँ काम आएगी? काम आनी होती तो अभी पिछली यात्रा आती तो तीनों चुनाव। महिलाएं घूमती, आप महिला है कह रहे देश की महिलाओं का मूड तो गठबंधन का बन रहा है। बनना होता तो आ जाते चुनाव में। क्या लग रहा है किसका मूड बन रहा है, महिलाओं का मूड किस तरफ है? देखिए महिलाओं का नहीं, सबका ही मूड देश के विकास की तरफ है। और मैं समझती हूँ 2024 का चुनाव नहीं है, ये 2047 का चुनाव है। ये वो पृष्ठभूमि, वो आधारशिला रखी जा रही है अमृतकाल में, जो 2047 में भारत को विश्व गुरु की संज्ञा दिलाएगी। मोदी जी की हैट्रिक के साथ भारत तीसरे नंबर पे आएगा अर्थव्यवस्था में, और कहीं ना कहीं भारत का पूरे विश्व में एक बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दुनिया देख रही है। आपको G20 की अध्यक्षता इस प्रकार से प्रेसिडेंसी हमने करी है कि कॉमन कंसेंसस के साथ 20 बड़े देश आपके साथ खड़े हैं। आपको हर तरीके से ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से आप हर राज्य में आज IT सेक्टर में आप देखिए, सिलिकॉन वैली में सबसे ज़्यादा हमारे इंडियन भाई बहन हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मोदी जी हमेशा उसको प्रमोट करते आए हैं। जिस स्पेस के साथ, जिस स्केलिंग के साथ, जिस स्पीड के साथ हम डेवलपमेंट की गाथा को लिख रहे हैं, तो मोदी जी को तो खैर वी हैव टू से कि मोदी का फुल फॉर्म है कि मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया, एंड एक्चुअली ही इज़। कि आज आप देखिए ना, आप यूट्यूबर हैं, लोग कहते हैं बेरोजगारी, उन्होंने नौकरी नहीं दी है,
उन्होंने वो युवा क्रिएट करे हैं जो आगे नौकरी देने में सक्षम हो। अब आप और हम कोई प्राइवेट गवर्नमेंट नौकरी में तो नहीं है, लेकिन सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से डिजिटलाइजेशन के माध्यम से ही हम लोग इतना कमा रहे हैं। अगर आप कमाना ही नहीं चाहते तो एक अलग विषय है, लेकिन अगर जो करना चाहता है उसके लिए बिना किसी लागत के भी आपके पास इतने ऑप्शंस खुले हुए हैं और विश्व स्तर पे खुले हुए हैं कि आज भारतीयों की डिमांड हर देश में है। तो कहीं ना कहीं भारत का डंका इस समय दुनिया मान रही है, लोहा मान रही है। पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक आपका तिरंगा लहरा रहा है, तो ये बहुत गौरवपूर्ण पल है। और मैंने बार बार बोला है कि कौन हारेगा कौन जीतने की बात खत्म हो चुकी है। अब तो एक ही नारा है कि 400 पार होगा कि नहीं होगा।